हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप सब जानते हैं दैट वी ऑलरेडी स्टार्टेड माइंडसेट सीरीज एंड टुडे is the second class of the mindset series, and in second class we will complete our unit number second and revise in a unique way. And आज के एग्जाम्पल बहुत ही यूनिक होने वाले हैं। जो काम लेडीज करती हैं, चाहे वो चाहें या ना चाहे, उनका फेवरेट हो या ना हो, यानी कि खाना बनाना, किचन का काम। तो आज हमारी क्लास में बॉयज़ को भी खाना बनाना सीखना है कि कैसे जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, वो खाना बनाने से पहले प्लान करती हैं, कैसे खाना बनाती हैं, कैसे खाना बनाने के बाद वो सर्व करती हैं, उसके बाद फीडबैक लेती हैं और 1 मिनट लगती है ये कहने में घर वालों को कि खाना आज अच्छा नहीं बना था, और वो दोबारा से प्लान करती है कि कहाँ पर कमी रही और मैं किस तरह से इसको और बेटर बना सकती हूँ, और दोबारा से प्लानिंग में लग जाती है। तो एक अलग तरीके से, इन यूनिक वे हम करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। So let's start from the Secondary Education Commission 1953। और बहुत बार देखो, ईयर पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो कमीशंस होती हैं ये बनाई कब जाती हैं, इम्प्लीमेंट कब होती हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट कब कराती हैं। तो डेट इसकी 1952 भी करेक्ट है एंड 1953 भी करेक्ट है। और ये अपॉइंट किसने की थी? GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपॉइंट किया था। और इस एजुकेशन कमीशन को, माइंड इट, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, इसे स्पाइन ऑफ द कंट्रीज होल एजुकेशनल प्रोग्राम कहा जाता है। एक स्पाइन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी है ये हमारी, किसकी? कमीशंस की। एजुकेशनल जो कमीशंस हैं, एजुकेशन है, उसकी स्पाइन बोला जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को। ठीक है। और इसको अपॉइंट कराया गया था 23 सितंबर को। फिर इसकी रिपोर्ट सबमिट कराई गई 29 अगस्त 1953 को। जो कमीशन है उसके ऑब्वियसली आप सबको पता है चेयरमैन कौन थे? मुदालियर, डॉक्टर ए लक्ष्मी मानस्वामी मुदालियर, इनके नाम से इनके कमीशन को जाना जाता है। मेन एम क्या था इनका? इनका मेन एम क्या था कि इम्पॉर्टेंट चेंजेस लेकर आने हैं प्रेजेंट एजुकेशन में, क्योंकि जो प्रेजेंट में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया जा रहा था एक्सीलेंट करने के लिए, ताकि जो नेशन है उसको चेंज किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। इनका मेन एम यही था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस लेके आने हैं जो कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। उसको और भी एक्सीलेंट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस को लेकर आना पड़ेगा। और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस भी दी। ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने ड्यूरेशन रखी 7 ईयर्स। देखिए, वैसे अगर हमें देखा जाए तो इस यूनिट में स्पेशली मेंशन किया गया है फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा पर्टिकुलर कमीशंस का। बट फिर भी आपको पता है, चाहे वो पेपर 1 में हायर एजुकेशन से रिलेटेड हुआ या पेपर 2 में हुआ, मतलब इनसे क्वेश्चन आ जाता है। अगर यहाँ नहीं तो दूसरी यूनिट में कहीं ना कहीं से जो कमीशंस हैं हमारी एजुकेशन की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ब्रीफ में फटाफट इनकी सब की बातें बताऊंगी, और टीचर से रिलेटेड स्पेशली पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है उन्होंने स्टेजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक जूनियर और एक हायर। जो 3 ईयर का था वो जूनियर रखा था, और जो हायर था वो 4 ईयर्स का, यानी कि 6, 7, 8 जूनियर मिडिल में रखे गए थे, और उसके बाद हायर में 4 ईयर्स 9, 10th और 11th और 12th को रखा गया था। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप सबको पता है, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो कंपलसरी कर दी गई थी सेकेंडरी स्टेज पे। कुछ डिफेक्ट्स देखे गए थे जब इनको जब कमेटी बनाई गई, जब कमीशन बनाई गई, तो बहुत सारे डिफेक्ट्स थे एजुकेशन में। तो उनको देखते हुए इन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे 3 ईयर डिग्री कोर्स दिया। जो MCQs का सजेशन था वो इन्होंने ही दिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जो MCQs का सजेशन था वो यहीं से आया था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से। ग्रेड्स दी जाएंगी इंस्टेड ऑफ मार्क्स, मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ग्रेड्स दी जाएंगी बच्चों को। ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम बात करते हैं मेनली टीचर से रिलेटेड। इन्होंने क्या किया था, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
इनको टीचर्स को एनालाइज करने के बाद, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पे घूमने के बाद इन्होंने क्या फील किया कि टीचर्स को अलग अलग तरीके से क्या करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। प्राइमरी वाले बच्चों के लिए प्राइमरी के तरीके से बच्चों को, टीचर्स को तैयार करना चाहिए बच्चों के लिए, और सेकेंडरी को सेकेंडरी के हिसाब से। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे फेस कर रहे हैं, वो कि मेन क्या रीज़न है कि जो टीचर्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हैं उन बच्चों के लेवल से, कि उन बच्चों को उनके लेवल से किस तरह से पढ़ाया जाए। अब यहाँ ध्यान करने वाली बात है, तो इन्होंने सबसे पहले रिकमेंड किया था यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स, कि टीचर्स को एक तरीके से, एक सिस्टम से अपॉइंट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद सिलेक्ट किया जाएगा। जो वोकेशनलाइजेशन है कोर्सेज की, उनकी फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। गाइडेंस और काउंसलिंग का जो प्रोग्राम कराया जाएगा स्कूल्स में, वो भी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ही रिकमेंड किया था। जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे उनको रिड्यूस किया जाएगा, और जो ट्रेनिंग है, रिफ्रेशमेंट कोर्सेज हैं, वर्कशॉप्स हैं, इनको स्टार्ट कराया जाएगा। माइंडेड ट्रिपल बेनिफिट स्कीम, ये इनकी बहुत ही बेस्ट टीचर्स के लिए क्या थी, रिकमेंडेशंस थी, ट्रिपल बेनिफिट स्कीम फॉर द टीचर्स। यानी कि इसमें क्या था, पेंशन प्रोविजन, एक मिनट, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चे होंगे टीचर्स के, वो फ्री में एजुकेशन लेंगे, उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा। और इन्होंने ट्यूशन को भी, प्राइवेट ट्यूशन के लिए भी मना किया था कि जो प्राइवेट ट्यूशन है वो नहीं लेंगे टीचर्स, उसको एक तरह से एबॉलिश कर दिया जाएगा, इन्होंने उस पर रोक लगाई थी। तो ये कुछ मेन रिकमेंडेशंस थी हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की। नाउ नेक्स्ट इज़, अगेन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कमीशन, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी नहीं, इन्होंने तीनों लेवल पे क्या किया था, बात की थी, तीनों लेवल को एनालाइज किया था, और तीनों लेवल के बारे में ही इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। यानी कि ये हायर की भी बात कर देते, प्री प्राइमरी की और प्राइमरी की भी। और 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो इनके चेयरमैन थे, और ये 6th कमीशन है हमारी हिस्ट्री में, एजुकेशन कमीशन की हिस्ट्री में 6th कमीशन है। और ये एक ऐसी कमीशन थी जहां 11 इंडियन मेंबर्स के साथ 5 फॉरेन जो मेंबर्स थे वो भी थे, जैसे यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस एंड जापान। और ये जो कमीशंस मैं आपको करा रही हूँ, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं हम इनको, ये मैंने डिटेल में भी जो है पहले करा चुकी हूँ, और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी। अगर पर्टिकुलर किसी कमीशन को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या आपको कम समझ आई है तो डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, इसके यूनिक फीचर्स थे, इसके 2 यूनिक फीचर्स थे। एक तो ये कि फोकस क्या था, ऑल लेवल्स पे था। दूसरा, कन्विक्शन क्या दी थी इन्होंने कि पावरफुल इंस्ट्रूमेंट एजुकेशन को बनाया जाए ताकि वो नेशन को डेवलप कर सके। यानी कि इन्होंने क्या कहा था कि एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेशन को डेवलप करा सकता है, ठीक है। और यही एक ऐसी कमीशन है जिन्होंने गांधी जयंती से अपना वर्क स्टार्ट किया था, यानी कि बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, दे स्टार्टेड इट्स वर्क ऑन बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। तो रिमेंबर दीज थिंग्स। और 12 टास्क फोर्स, 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे इन्होंने, और 21 मंथ तक इन्होंने कॉन्टिन्यूसली 21 मंथ तक इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, चीज़ों को एनालाइज किया, और फिर अपनी रिपोर्ट को सबमिट कराया। अब 21 मंथ लगे हैं, ठीक है। और गांधी जयंती पे इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया, तो रिपोर्ट का नाम भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान रखना, इन्होंने ही अपनी रिपोर्ट को नाम दिया था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो इनकी रिपोर्ट को एंटाइटल किया गया था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। और इनकी रिपोर्ट के 4 पार्ट्स थे, इनकी रिपोर्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट सेक्शन में इन्होंने क्या किया था, जर्नल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया था। सेकंड सेक्शन में ऑल लेवल्स पे जो एजुकेशन है उसका जिक्र किया गया था। और थर्ड पे क्या था, रिकमेंडेशन, जितनी भी सजेशन थे इस पर्टिकुलर कमीशन के, उनको एक्सप्लेन किया गया था। और फोर्थ में क्या था, सप्लीमेंट्री पेपर्स थे। तो इनकी रिपोर्ट के ये 4 क्या थे,
पार्ट्स थे, सेक्शंस थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने पे स्केल पे टीचर्स की कि जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट है, जो प्राइवेट टीचर है और गवर्नमेंट टीचर है उनका पे स्केल सेम होगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन शुड बी एस्टेब्लिश इन ईच स्टेट, हर स्टेट में क्या एस्टेब्लिश किया जाएगा। ट्रेनिंग कॉलेजेस होंगे जहाँ 2 टाइप्स की डिग्री कराई जाएंगी, मास्टर्स डिग्री होंगी एंड डिग्री इन एजुकेशन होंगे। स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन किया जाएगा, जो प्यूपिल टीचर हैं उनको इस तरह से ट्रेन किया जाएगा, और जो इंस्टीट्यूशन होगा वो उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, उनको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट कमीशन है ये हमारे एजुकेशन की हिस्ट्री में। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की भी इन्होंने बात की। इन्होंने टीचर्स के स्टेटस की बात की, उनके इनरोलमेंट के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इनरोल करें चीज़ों में, और उनके सेटिस्फेक्शन के बारे में बात की। सो नाउ नेक्स्ट इज़ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, हमारी NPE। और उसके बाद 1992 में जब इसको क्या किया गया था, दोबारा से कुछ एडिटिंग के साथ लेकर आए थे, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसे बोला गया था, 1992 में हुआ था। तो देखिए NPE हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है, एक एजुकेशन की पॉलिसी बनाई गई थी, जैसे कि अब 2020 में आई है। ठीक है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पे न्यू जो आई है पॉलिसी, तो इस तरह से कि किस तरह से करिकुलम होगा, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एजुकेशन किस तरह की होगी। और हाँ, एक और कन्फ्यूज़न रहता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10+2+3 ये कंसेप्ट किसने दिया था। देखिए, कोठारी कमीशन ने इसको रिकमेंड जरूर किया था, बट इसको एनवाइज करने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला हमारा NPE था। अगर कोर करिकुलम में बात की जाए नेशनल पॉलिसी की, या बात की जाए कोर करिकुलम में, जो हमारी 10+2+3 का जो सिस्टम है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, उसको कौन लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पर बात होगी NPE। सबसे पहले रिकमेंड किसने किया, कोठारी कमीशन ने किया है, ये मान लिया हमने। बट ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, एक वर्ड के हेर और फेर से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 10+2+3 को रिकमेंड किया सबसे पहले कोठारी कमीशन ने, बट कोर करिकुलम में इसको इंक्लूड कराया, इसको एम्फसाइज किया, इसको इम्प्लीमेंट कराया स्ट्रक्चर को हमारी NPE ने। गेटिंग नाउ यू कैन सी हेयर, जो हमारा मई में क्या हुआ था, इसको रिव्यू किया गया। उसके बाद POA आया 1992 में, वैल्यूज़ को ऐड किया गया, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी इसके अंदर। तो NPE तो हमारी ओवरऑल एजुकेशन में जो है इन्वॉल्व करती है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई वेलफेयर के लिए, टीचर्स की वेलफेयर के लिए क्या क्या कराया, डाइट्स, सिटीज़, IASEs, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम, इन सब पे वर्कआउट किया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। अब टीचर्स पे स्पेशल नेशनल कमीशन बना दी गई 1999 में, और जो स्कूल टीचर्स थी, जैसे 4 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड रखा जाए, अगर 12th की है, जो अभी हमारा चल रहा है, जैसे अगर किसी ने 12th की है तो 2 ईयर की DLED होती है, जिसे हम JBT भी बोल देते हैं। जो एंट्री होगी टीचर्स को पढ़ाने के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन को फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो BEd और MEd, इवन द अभी प्राइवेट स्कूल्स में भी क्या कर दिया गया है, जिसने BEd नहीं कर रखी है वो स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, जो प्रैक्टिस टीचिंग स्टार्ट की, इंटर्नशिप वर्ड है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यहीं से इन्होंने जो प्रैक्टिस टीचिंग है, इसी को इंटरचेंज करके इन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग के। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। टीचर्स किस तरह से पढ़ाएंगी, किस तरह से पढ़ेंगी, यानी कि जो प्यूपिल टीचर है, यानी कि जो टीचर बनने वाले हैं, टीचर्स को किस तरह से एजुकेट किया जाएगा, उसका करिकुलम सेट किया जाएगा, उनको पीस एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, उनको साइकोलॉजी सिखाई जाएगी, उनको फिलोसफी पढ़ाई जाएगी, प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाएंगे। तो ये सब किसके अंडर था, हमारा NCF के अंडर। उसके बाद हमारी आई NKC 2007 में, जो कि राइट्स से रिलेटेड बात करती है, जो लाइब्रेरीज, लैंग्वेजेस, ट्रांसलेशन, पॉट्स और जो है नॉलेज नेटवर्क्स, यानी कि बेसिकली ये क्या बात करती है, ICT, यानी कि किस तरह से
आईसीटी को यूज़ करते हुए हम टीचर्स को एजुकेट कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि आईसीटी के थ्रू टीचर एजुकेशन को एम्फेसाइज किसने किया, कि उसको बढ़ाया जाए, किसने नेटवर्किंग पे फोकस किया, तो हमारी है NKC, यानी कि टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। अगर उनको टाइम नहीं है तो ई लर्निंग सोर्स उनको प्रोवाइड कराए जाएं, ताकि वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग उनको मिल सके और अच्छे से आगे जाके बच्चों को पढ़ा सकें। उसके बाद यशपाल जो कमेटी है, आप सब जानते हैं, यशपाल कमेटी का एक पर्टिकुलर डायलॉग, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये क्या कहते हैं कि जो लर्निंग है वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए। तो टीचर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाए, इस तरह से उनको पढ़ाया जाए, इस तरह से उनको सिखाया जाए कि वो बच्चों को जो बिना बर्डन के पढ़ा सके। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, और इन्होंने ही बोला था कि जो NCTE है, AICTE है, UGC है, इनको रिप्लेस कर दिया जाए और कमीशन बना दी जाए हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए, जो कि एक साथ जो मेंबर्स होंगे उनकी बॉडी होगी। तो इन्होंने रिकमेंड किया था यशपाल कमेटी रिपोर्ट ने। अब जिस तरह से हमारी यशपाल कमेटी का डायलॉग है, इसी तरह से याद रखना हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 का भी एक डायलॉग है। ये क्या कहते थे कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, कि जो डेस्टिनी है हमारी इंडिया की वो कहाँ पर शेप हो रही है, क्लासरूम में, उस टीचर की क्लासरूम में। तो आप सोच सकते हैं जब एक टीचर के हाथ में डेस्टिनी है हमारी पूरी इंडिया की, तो इन्होंने कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है टीचर एजुकेशन को। इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है एक स्टेटस को डेवलप करने के लिए टीचर के, क्यों, और टीचर रिफ्लेक्ट, कि टीचर जो है क्या करे, रिफ्लेक्ट करें, यानी कि चीज़ों को देखे वो किस तरह से कर रही है, क्या कर रही है। तो ये क्या चाहते थे कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए एजुकेशनल सिस्टम को, कि जो प्रिपेयर कर सके इफ़ेक्टिव, स्किलफुल और ह्यूमैनिटी वाली एक टीचर को। प्री सर्विस भी अच्छे से दी जाए, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम भी रखे जाएं, और जो इसका बैकग्राउंड है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि जो NCTE है, उसको डेवलप्ड किया गया NCFTE, एजुकेशन एक्ट, ठीक है, यानी कि NC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, और किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द NCF के बेसिस पे। तो ये सब क्या था कि जो नेशनल करिकुलम होगा, जो करिकुलम होगा नेशनल लेवल पे होगा, और इस तरह से उसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा कि टीचर्स को बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही स्किलफुल बनाया जा सके, क्योंकि उनके हाथ में हमारी इंडिया की डेस्टिनी है। तो जो ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाए, NGOs बनाए गए, उसके बाद NCERT, SCERT, डाइट, सिटीज़, और उसके बाद यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन, इन सब को क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया इंक्रीज़ करने के लिए टीचर्स की क्वालिटी को, टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को। ठीक है, तो हम अगर NCFT को कंक्लूड करें तो हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि ये क्या चाहते थे 2009 में जो NCFT आया, ये क्या कहते थे, मच मोर रेलिवेंट होगा जो प्रेजेंट सिनेरियो है टीचर एजुकेशन का इंडिया में। और जो प्रॉब्लम है, जिस एरिया में प्रॉब्लम है वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। हम चीज़ों को हमें पता है प्रॉब्लम कहाँ है, बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही हार्ड है हमारी कंट्री के लिए कि उसको प्रैक्टिसाइज कैसे किया जाए, नए आइडियाज़ को शॉर्ट टाइम में कैसे सामने लेके आया जा सके। तो जो सभी लोग हैं उन्होंने वो कंसर्न करें एजुकेशनल फील्ड में, और इन्वेस्टिगेट करें, और एक तरीके से फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, एक्सचेंज किया जाए आइडियाज़ को, जो मोर पॉजिटिव अप्रोच बना सके। ठीक है, तो पॉजिटिव चेंज लेकर आया जा सके फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम किया जा सके हमारी इंडिया को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सिटीजन्स को। तो हम क्या होंगे, एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। टीचर्स की अगर एजुकेशन को हम अच्छा करते हैं तो एक्टिविटी बेस्ड, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्सपीरियंस, प्ले वे, प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन, डायलॉग, ऑब्जर्वेशन, विजिट्स, इंटीग्रेटिंग एकेडमिक लर्निंग विद प्रोडक्टिव वर्क, तो इन सब की रिक्वायरमेंट है टीचर को। ये किसने बोला था, NCFTE ने। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट, आप सबको पता है 2012 में आई और टोटली रिलेटेड टू द जस्टिस एंड प्रोवाइड अ वाइड व्यू ऑफ सीसीटीवीज ऑनलाइन एफआईआर्स, यानी कि टीचर्स को इस तरह से एजुकेट किया जाए और टीचर्स के साथ कोई ह्यूमिलेशन ना हो, तो उनको ह्यूमिलेट ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किस तरह से वो एजुकेशन दे रही हैं, किस तरह से ले रही हैं। तो आप आजकल देख रहे होंगे ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में भी सीसीटीवी कैमराज लग चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा जो कमेटी थी, इनकी रिपोर्ट रिलेटेड टू जस्टिस थी। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन। बस जो मैंने यहाँ लाइन लिखी हैं बहुत ध्यान से पढ़िएगा इनको। एजुकेशनल जो पॉलिसीज होती हैं वो क्या करती हैं, आर रूल्स दैट आर इंटेंडिंग टू हेल्प स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स एफिशिएंटली, फेयरली एंड सेफली। और ये किन क्वेश्चंस का आंसर देती हैं? देखिए, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप किसमें? पॉलिसीज में और एजुकेशन में। अब हमने ऊपर इतनी सारी पॉलिसीज पढ़ी हैं, उनका और एजुकेशन का क्या रिलेशन है? एजुकेशन के लिए क्यों सब इतने दुखी हो रहे हैं, क्यों नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं? तो कोई ना कोई बात तो होगी, क्योंकि इनमें बहुत बड़ा रिलेशन है। क्योंकि ये जो एजुकेशनल जो पॉलिसीज़ हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इवन अगर बात की जाए तो डायरेक्टली हमारे नेशन की डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती है। और ये किन क्वेश्चंस का आंसर देती है? हाउ स्टूडेंट्स आर टॉट। अब जब एजुकेशन हम तभी दे पाएंगे अच्छे से, एक टीचर को पता नहीं है करिकुलम का, एक टीचर को पता नहीं है सब्जेक्ट मैटर कंटेंट कहाँ से लेना है, कैसे पढ़ाना है। एक टीचर को इवन जो लिमिटेशंस नहीं पता है कि कितना टाइम पीरियड होगा इस सब्जेक्ट के लिए, कितना इसके लिए। अब आप सब ये देखिए, हमें ब्लूप्रिंट मिलते हैं, एग्ज़ाम जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, और जो टाइम टेबल है वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है सेट किए जाते हैं। इवन जो टाइम लिमिट है वो भी हमारी क्या है, कमीशंस जो हैं, अलग अलग कमेटीज़ हैं एजुकेशनल, वही सेट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो तरीके से कि किस तरह से रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है, किस तरह से हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और एक नेशनल लेवल पे यूनिटी लाने के लिए, इंटीग्रेशन लाने के लिए, कि प्रॉपर तरीके से एक ही चीज़ को हर जगह फॉलो किया जाए, कुछ भी हौज पौज ना हो। उसके लिए एजुकेशनल पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी हैं एजुकेशन के लिए। और पॉलिसीज़ को बनाने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत बहुत है, और यही बताती है हमें कि हाउ स्टूडेंट्स आर टॉट, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, व्हाट दे आर टॉट, वो क्या पढ़ाएंगी, हाउ स्कूल मैनेज द स्टूडेंट्स, किस तरह से एक स्कूल है वो बच्चों को मैनेज करेगा। यानी कि यहाँ मैनेज करने का मतलब ये है कि किस तरह से करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएंगे, किस टाइम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएंगे, किस टाइम उनको फील्ड वर्क कराया जाएगा, किस टाइम उनको एक्सपेरिमेंटल चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो सब कुछ मैनेज करना, स्टूडेंट का साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल बैकग्राउंड को अच्छे से मैनेज करना, सभी चीज़ों को ये कौन बताती हैं? हमें एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं जो हमें बताती हैं, एक टीचर्स को गाइड करती हैं। बिना पॉलिसीज़ के वी कांट डू एनीथिंग इन एजुकेशन फील्ड इवन। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारी प्रोसेस पे, जो कि आप लोगों को सीखना है, स्पेशली बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स को तो आता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आप सबको पता है, ये मेंशन किए हुए हैं डायरेक्टली हमारे सिलेबस में कि किस तरह से एक पॉलिसी बनाई जाती है, एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। एनालाइज करते हैं सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन को, फिर जनरलाइजेशन किया जाता है पॉलिसीज़ के ऑप्शंस का, फिर इवैल्यूएशन की जाती है उन पॉलिसी के ऑप्शंस की, फिर डिसीज़न लिए जाते हैं उससे रिगार्डिंग, उसके बाद प्लान करते हैं कि किस तरह से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके बाद पॉलिसी जो है किस तरह से उसका इम्पैक्ट चेक किया जाता है, यानी कि असेस किया जाता है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। उसके बाद जो पॉलिसी साइकिल है, यानी कि जो हमारी पॉलिसी है वो अच्छी थी या नहीं थी, उसको दोबारा से चलाना है, क्योंकि ये एंडलेस प्रोसेस होता है, ये एक साइकिल होती है जो चलती रहती है। अब हम इसे अपने तरीके से पढ़ते हैं। प्रेजेंट नीड, यहाँ पर अब भूल जाओ पॉलिसीज़ को, इन बड़े बड़े वर्ड्स को खाना याद रखो बस। अब जो पॉलिसी है
उसको बिल्कुल भूलें और खाने पे आ जाएं। अब किसी लेडी को खाना बनाना है, आपकी माँ है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी घर में खाना बनाती है, सबसे पहले क्या देखती है? प्रेजेंट नीड क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है। अब आप कहेंगे बैकग्राउंड क्या देखना है? भाई बैकग्राउंड देखना पड़ता है। अब एक लेडी को देखना पड़ता है उसके बच्चे क्या खाएंगे, वो बीमार तो नहीं है, ठीक है, उनको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है कि उनके लिए खिचड़ी ना बनानी पड़ जाए, ठीक है। तो वो क्या करती है? अपने सास से, अपने ससुर से, अपने देवर से, जेठ से, अपने पति से सबसे पहले क्या करती है? प्रेजेंट नीड के बारे में जानती है कि आप चाहते क्या हैं, क्या बनाएं, क्या खाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या जानते हैं कि क्या खाना चाहते हैं। अब कोई बीमार है, अब किसी का मन नहीं है, अब किसी ने दांत निकलवा रखा है, वो रोटी खा ही नहीं सकता था, भाई कैसे बना दिया? तो पहले चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है कि आज क्या बनाएं, क्या सिचुएशन है हमारे घर की, क्या सिचुएशन है हमारे फैमिली के मेंबर्स की। अब एक लड़की ने ये देख लिया कि क्या सिचुएशन है प्रेजेंट की, अब देख लिया तो आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेगी वो। अब क्या करेगी? वो मैनेज करेगी कुकिंग से पहले की मैनेजमेंट, कि किस तरह से खाना बनाए उससे पहले की मैनेजमेंट। यानी कि अब आपको सिचुएशन का यहाँ पता चल चुका था, अब क्या करेंगे? आप जनरलाइज करेंगे उनके ऑप्शंस को पॉलिसी के। तो यहाँ पर एक लड़की अब क्या देखेगी? सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह से खाना बनाया जाए, किस तरह से टेम्प्रेरी कोई चीज़ बनाई जाए कि जिससे काम चल जाए, लेकिन ये है कि उसको हम रिमूव कर सकें कि वो डेली नहीं खाना है या वो सिर्फ एक दिन के लिए खाना बनाना है, ठीक है। जैसे हम लोग जंक फूड है वो डेली नहीं खाते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते हैं, वो क्या करेगी? खाना बनाने से पहले सोचेगी अब मुझे 3 डिशेस बनानी है, ठीक है, एक मुझे चपाती बनानी है, एक मुझे सब्जी बनानी है उन लोगों के लिए, फिर यहाँ पर मुझे बच्चों के लिए कुछ खिचड़ी या दलिया कुछ भी बनाना है, वटेवर, सास ससुर के लिए कुछ और बनाना है। तो उन्होंने वो क्या करेगी? अब सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करेगी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर इम्पोर्टेशन का भी पार्ट है। इम्पोर्टेशन का पार्ट कैसे है? वो बाहर वालों से भी सलाह ले सकती है, अपनी माँ के पास मायके में फ़ोन घुमाएगी, पूछेगी अच्छा आप मुझे ये बताना, ऐसे ऐसे बच्चे को प्रॉब्लम हुई है, पेट में दर्द है, तो मम्मी मैं क्या बनाऊँ उसके लिए? तो आपकी मम्मी आपको एडवाइस करेगी। तो वो किस चीज़ का पार्ट हुई? इम्पोर्टेशन का। यानी कि जब हम बाहर की एजेंसी से सलाह लेते हैं पॉलिसीज़ के ऑप्शंस को तैयार करने के लिए, अब एडहॉक के लिए, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई, नहीं भी हो गई, अब आपने खिचड़ी बनाई है बच्चों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड उसको नहीं खा सकते, तो ये टेम्परेरी है कि ज़रूरी नहीं है आपने उनके लिए रोटी बनाई तो रोटी ही खाएंगे। तो यहाँ पर एडहॉक वाला भी सिस्टम क्या होता है? लागू होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? अब यहाँ पर 2 काम हो चुके हैं, ध्यान देना बॉयज़। एक लड़की ने देख लिया कौन कौन क्या क्या खाना चाहता है, फिर उसके बाद उसकी पूरी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर दिया है कि पॉलिसीज़ के ऑप्शन, यानी कि खाने के क्या क्या ऑप्शंस होंगे। ध्यान रखना, पहले क्या खाना है, फिर कौन कौन से ऑप्शंस होंगे खाने में। अब क्या होगा? अब वो क्या देखेगी? अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अब उसने ऑप्शन तो बना लिए हैं, वो सोच के बैठी है 3 तरह का खाना मुझे तैयार करना है आज, लेकिन उसके बाद उसे वो भी देखना पड़ेगा कि उनके घर राशन है या नहीं है उतना, ठीक है, कुछ ख़त्म तो नहीं हो रखा है, मे बी हरी खिचड़ी की दाल ही ना हो घर पे, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी भी देखेगी, फिजिबिलिटी भी देखेगी, सभी चीज़ों को देखेगी कि वो पॉसिबल है उसके लिए, क्या वो अफोर्ड कर सकती है वो खाना बनाना। अब वो भी देख लिया, अब उसे पता चल गया, या तो क्या आया होगा उसके पास आंसर कि हाँ वो तीनों चीज़ें बना सकती है, इतनी अफोर्डेबिलिटी है, या फिर क्या ऑप्शन आया होगा नहीं 2 बनाने पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए। अब ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या करेगी? वो खाना बनाएगी। अब उसका सब कुछ डिसाइड हो चुका है, यहाँ तक कि इवैल्यूएशन हो चुकी है यहाँ। तो अब वो क्या करेगी? खाना बनाएगी। अब प्रोसेस क्या होगा? चलेगा खाना बनाने का। उसके बाद वो क्या करेगी? सर्व करेगी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जिसको जिस तरह का खाना रिक्वायर्ड था, यानी कि उसने 2 तरह का या 3 तरह का जो खाना बनाया है वो अकॉर्डिंगली ही बनाया होगा कि ये बच्चों का है, ये बड़ों का है, ये उनसे भी बड़ों का है। तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक लेडी क्या करती है? उनको सर्व करती है। अब जहाँ पर आप अगर पॉलिसी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रक्चर, फाइनेंस, रिसोर्स, शेड्यूल सब कुछ देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है?
सर्व किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है। अब मेन यहाँ पर क्या है, वो जो अब तक आप कर रहे थे ऊपर के 4 स्टेप्स में, यहाँ पर आकर क्या होता है, उन सब का कंक्लूज़न निकलता है कि आपने अब सर्व कर दिया। आपकी तरफ से बहुत सारा काम हो चुका है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उनको जो चाहते थे वो दे चुके हो। यानी कि जब पॉलिसी बनाते हैं यहाँ तक सब कुछ इवेलुएट करते हुए, यहाँ पर क्या हो चुका है, प्लान इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। अब आप खाना बनाने की प्रोसेस था तो खाने बना के उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हो उस प्रोसेस को। उसके बाद क्या होगा, असेस किया जाएगा आपके खाने को। अब खाते ही एक स्पून अंदर डाली, बच्चा कहेगा मम्मी नमक तो बहुत ज़्यादा है, हस्बैंड कहेंगे सब्जी में तो नमक ही नहीं है, बस मिर्ची है। तो यहाँ पर क्या होगा कि या तो उसको असेस किया जाएगा, और यहाँ पर प्री मैच्योर असेसमेंट को अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि ये नहीं है आप कच्चा खाना टेस्ट करा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल रो फूड को आप क्या नहीं करा सकते, टेस्ट नहीं करा सकते। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब खाना पूरा पक चुका होगा, यानी कि पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या होता है, कभी भी प्री मैच्योर असेसमेंट नहीं होती है। जैसे आप खाने को कच्चा टेस्ट नहीं करा सकते किसी को, ठीक है। अब आप कच्चा फुल्का तोड़ के किसी को देंगे, चपाती टेस्ट करके बता भाई नमक ठीक है, बताने वाला तो भाग जाएगा वहाँ से कि मुझे खाना ही नहीं है। तो इसी तरह से क्या होगा, जो असेसमेंट होती है, जो टेस्ट करेंगे आपके खाने को, खाना बनने के बाद होगा, और उसमें आपको रिस्पॉन्स पता चलेगा, अपनी जो खाना बनाया उसका इम्पैक्ट पता चलेगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है इट्स वेल एंड गुड, और अगर नेगेटिव है तो बनाओ भाई दोबारा खाना, ठीक है। तो इसी तरह से पॉलिसी में होता है। सब्सिक्वेंट एक साइकिल होती है, अगर रिज़ल्ट अच्छा निकल रहा है तो ठीक है, अच्छा नहीं आ रहा है तो रीडिज़ाइन करो भाई दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह से आप खाना बनाइएगा, खाने के प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ, सबसे पहले पीछे की सारी चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद करंट सिचुएशन को जानने के बाद, एनालाइज करने के बाद, फिर आप खाना बनाने से पहले सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। मैनेज करने के बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि 2 तरह का खाना बनेगा या 3 तरह का बनेगा। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी देखेंगे कि आप उतना बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, घर में राशन है या नहीं है, या कोई और रीज़न है, वट एवर रीज़न बहुत सारे होते हैं। उसके बाद जब आपकी अफोर्डेबिलिटी भी चेक हो गई है, इवैल्यूएट कर चुके हो आप उन चीज़ों को, उसके बाद आप खाना बनाना शुरू कर देंगे, किचन का काम स्टार्ट है। उसके बाद आप सर्व करेंगे। यहाँ पर फिर आपकी टेस्टिंग होगी, टेस्ट होगा, असेसमेंट होगी, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। उसके बाद या तो आप बहुत खुश हो जाएंगे या फिर रीकुकिंग के लिए भागेंगे, आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारी पॉलिसी फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। होप आपको इस तरीके से याद रहेगा, क्योंकि हमें मैटर ये नहीं है कि हमने किस तरीके से याद किया, बस ये है कि कंसेप्ट को इस तरह से माइंड में डाल दो कि वो कभी भी बाहर ना निकले दोबारा से। चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। इसमें देखिए, सिंपल सी एक बात याद रखिए, फोटोस्टेट मशीन। मैं सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। अब आप लोगों को क्या लेकर आनी है, फोटोस्टेट की मशीन लेकर आनी है, आपको एक मशीन लेकर आनी है। तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए स्टेप भी होते हैं इनके, कंपैरिजन दोनों का होता है। एंड में कंपेयर करेंगे कि मशीन सपोज करो आपकी आई है 10,000 की, ठीक है। तो आप इतना तो 3 मंथ्स में क्या करेंगे, रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो आपने ये क्या किया, कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज किया कि क्या कॉस्ट आएगी आपको, तो आपको क्या मिल रही है, आपके 10,000 रुपीज़ गए हैं और 10,000 3 मंथ में मिल रहे हैं आपको। यानी कि जो आप उसके थ्रू काम करेंगे तो 10,000 रुपये आपको आप 3 महीने में कमा पाएंगे उसके थ्रू, जितने की वो मशीन आ रही है। लेकिन आगे के दिन वो तो बेटा रिकवर हो गए हैं 10,000, अब आगे क्या करेंगे, मौज और मस्ती। तो आगे के सारे क्या हैं, हमारी सेविंग्स है, तो इतना बेनिफिट होगा। तो इस तरह से तो आप देख रहे होंगे मॉनेटरियल टर्म्स में आपके 10,000 गए, तो आप बात कर रहे हैं 10,000 की। तो इस तरह से बात करते हैं। और अगर इसी एग्जाम्पल को
हम इफ़ेक्टिवनेस में देखें, इफ़ेक्टिवनेस के लिए चेक करें, तो आप 10,000 की मशीन तो ले आए हैं और आपको 10,000 का बेनिफिट भी हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन आप किस तरह की इंक यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह का काम करके दे रहे हैं, आप कस्टमर से जो आपकी क्लियरिटी है, जो फ़ोटोकॉपीज़ की, वो किस तरह की है, आप पेजेस कैसे दे रहे हैं, रफ़ हैं या बहुत ही अच्छे हैं, फेयर हैं, तो ये क्या आएगा हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस में। तो यहाँ पर उसकी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी, यानी कि 10,000 रुपीज़ तो आएंगे, इट्स ऑब्वियस। जब आपने मशीन ख़रीदी है तो ये थोड़ी है कि आप सिर्फ अच्छाई के लिए ख़रीदी है, ऑब्वियसली पैसा कमाना चाहते हैं, वो 10,000 तो आएंगे, बट उसके साथ हम किसको, क्वालिटी को ऐड कर देंगे। और जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा लॉन्ग टर्म, क्योंकि देखो 10,000 रुपीज़ हम पहले ही पता है हमें, क्योंकि ये नोन होती है, हमें आइडिया होता है 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5 महीने में इतना कमा लेंगे हम। बट जो क्वालिटी है हम दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्स जो है, अब मैं किसी से फ़ोटो स्टेट करा के लाई हूँ, बहुत ही अच्छी की है, अगली बार क्या पता कहाँ से करा ली, ये कोई फ़िक्स थोड़ी करता है हम वहीं से कराएंगे। फ़िक्स कब होती है, बहुत लॉन्ग टर्म के बाद, जब हम 10 जगह ये देख चुके होते हैं कि अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा रोज़ का तो काम है नहीं। तो जो हम करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म हम औरों को भी बताएंगे, तो बहुत लंबे समय के बाद पता चलता है। इसीलिए कहते हैं क्वांटिटी से बेटर क्वालिटी है। अगर क्वालिटी दोगे तो क्वांटिटी अपने आप मिलेगी आपको, चाहे उसके लिए टाइम ज़्यादा लगे। इसीलिए कहते हैं किसी को धोखा देके ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जल्दबाजी ना करें, क्वालिटी प्रोवाइड करें। तो ये मेन डिफरेंस होता है इसमें कि ये सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है, क्वालिटी को अवॉइड करता है, बट यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात की जाती है। यहाँ नेट बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट माइनस कॉस्ट, और यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव रेशो निकाली जाती है, CER, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं वेन डायग्राम को, CBA, इस वेन डायग्राम को भी ध्यान रखेंगे तो भी आपको ध्यान रहेगा। CEA है वो दोनों को इंक्लूड करती है, और CBA वो सिर्फ क्या करती है, क्वांटिटी को, ठीक है। उसके बाद जो आउटकम है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी नोन होता है, हमें पता होता है, बट क्वालिटी का क्या पता लॉन्ग टर्म भी हो जाए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और मैं भी कई बार थोड़ा जल्दी भी पता चल जाए हमें। अब आप किसी शॉप पे जाते हैं भाई, चाहे लेडीज़ हैं या बॉयज़ हैं, कोई भी है, गर्ल्स भी है बॉयज़ भी हैं, तो सब अपनी क्या करते हैं, ऑलमोस्ट धीरे धीरे बहुत दिन हो जाते हैं, तो किसका फैब्रिक अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, ये देखते हुए अपनी शॉप फिक्स कर देते हैं कि हमें बस इस शोरूम से या इस दुकान से या इस मॉल से ही कपड़े लेने हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी निकलती है। तो ये फैक्ट है, चाहे क्वालिटी का हमें बहुत दिन में पता चले, लॉन्ग टर्म है, बट जो क्वालिटी है वो सामने ज़रूर आती है। तो ये डिफरेंस है हमारी कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस में। और इसको आप रिटर्न्स में इस तरह से भी देख सकते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। हेयर यू कैन सी दिस पिक्चर। यहाँ पर क्या कर रहा है ये, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पर कोई भी आदमी क्या करता है, किस चीज़ से कितने पैसे मिलेंगे, वो सिर्फ पैसों में भी देखो उसे क्या दिख रहा है, गुल्लक ही दिख रहा है। तो देखो उसने कोई भी चीज़ खरीदी है, कोई भी मशीन खरीदी है, उसे पैसों से तोलता है कि ये मशीन, पर्टिकुलर सामान अगर मैं ख़रीदता हूँ तो मुझे कितने बेनिफिट मिलेंगे, कितना पैसा मिलेगा, कितनी मनी मिलेगी। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कितनी उसने कॉस्ट लगाई है, ठीक है। फिर उसके बाद कितने बेनिफिट हुए हैं। अब ये सेम एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपने मशीन ख़रीदी थी कितने की, 10,000 की, तो वो आपकी क्या थी, कॉस्ट थी। अब 1 साल में अगर देखा जाए तो वो तो आप 3 महीने में रिकवर कर चुके हो, जो कॉस्ट थी 10,000 वो तो 3 मंथ्स में क्या कर चुके हो, आप रिकवर कर चुके हो। तो आपको बेनिफिट कितने का हुआ, अगर 3 महीने में आप 10,000 कमा रहे हैं, तो बाकी के मंथ्स में हर 3 महीने के 10,000 भी लगाएंगे आप, तो वो क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा। अब कॉस्ट में से बेनिफिट निकाल दिया, यानी कि क्या निकाल दिया, वो 10,000 रुपीज़ निकाल दिया, तो आपके पास नेट बेनिफिट आ जाता है कि आपने कितना कमाया। ये हमारी पॉलिसी वाली सिचुएशन है, जब सेकंड स्टेप पे होती है लेडी कि वो क्या करे, टू बेक और नॉट टू बेक करे या ना करे, ठीक है। जो वो सिचुएशन को एनालाइज कर रही है, उसके बाद मैनेज कर रही है जब चीज़ों को, उन मैनेजमेंट से पहले
क्रिटिकली सोचते हैं। अब ये पिक्चर जो है दिस इज़ रिलेटेड टू आवर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। यहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस की बात हो रही है। देखिए कॉस्ट तो होती है ऑब्वियसली, अब यहाँ पर क्वालिटी और एफिशिएंसी को भी देखा जाता है। इज इट क्लियर? नाउ कम ऑन द इकोनॉमिक रिटर्न्स। इकोनॉमिक रिटर्न्स क्या होते हैं? जो हमें मिलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। तो अब दो तरह की हम यहाँ थ्योरीज़ पढ़ते हैं। इन थ्योरीज़ को आज बिल्कुल माइंड में ऐसे सेट कर लीजिए कि आपको सोचना भी ना पड़े कि सिग्नलिंग में क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है। देखिए सिग्नलिंग वर्ड से ही पता चल रहा है, सिग्नल्स। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है? सिग्नल्स को देखा जाता है कि सिग्नल्स आ रहे हैं, और वो सिग्नल्स कैसे आते हैं? एजुकेशन से आते हैं और वर्कर के पास जाते हैं, और वर्कर की क्वालिटी जो है क्या होती है? एनहांस होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। यानी कि इनका मानना क्या है? अकॉर्डिंग टू सिग्नलिंग थ्योरी जो इकोनॉमिक रिटर्न होते हैं, जितनी हाई डिग्री होगी उतने ही हाई वेजेस होंगे, ठीक है। आपके पास जितनी डिग्री हैं ज़्यादा, उतने ही आपको हाई वेजेस मिलेंगे। यानी कि जो आपकी डिग्रीज़ है ना, वो आपके वेजेस को सिग्नल दे रही हैं कि आपका काम अच्छा होगा, ठीक है। स्किल्स चाहे ना हो बट डिग्री होनी चाहिए। स्किल्स हैं आपके पास बहुत सारी बट डिग्री नहीं है तो भी आपको क्या मिलेंगे? लो वेजेस, पैसे कम ही मिलेंगे। इस डायग्राम को याद रखना, यहाँ देखना, ये इनकम है, इस स्लोप को ज़रूर ध्यान रखना, और ये सिग्नल्स हैं। ये देखिए यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हैं एजुकेशन के हमारे सिग्नल्स, ठीक है, यानी कि डिग्रीज़ हैं हमारी, यहाँ पर है हमारी इनकम। तो जितनी एजुकेशन ज़्यादा होती जाएगी तो आपकी इनकम उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। तो क्या माना जाता है सिग्नलिंग थ्योरी में? सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? एजुकेशन, इनका कहना है कि एजुकेशन हमें क्या देती है? सिग्नल्स प्रोवाइड करती है, और फिर जो वर्कर होता है वो अपनी क्वालिटी को ज़्यादा एनहांस करता है, क्वालिटी ज़्यादा लगा सकता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ऑपोजिट में ह्यूमन कैपिटल की, ये कहते हैं ठीक है एजुकेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ये बात मानने वाली है, ये सिग्नलिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल ठीक है, ये बात मान ली। बट इसके साथ साथ स्किल्स और एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो हमें इस तरह से दी जानी चाहिए बच्चों को कि एजुकेशन एकेडमिक चीज़ों को डिग्रीज़ के साथ साथ स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज़, एबिलिटीज़ भी सिखाई जाएं, उनको उनके पोटेंशियल बताया जाए कि आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। देखो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ यहाँ भी होगी एजुकेशन के थ्रू, बट ये क्या कहते हैं कि स्किल की ज़रूरत नहीं। यहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कैसे हो रही है? जितनी ज़्यादा डिग्री है तो उतनी ज़्यादा हाई वेजेस मिलेंगी, और इनका मानना है कि प्रोडक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज़ होगी। जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि कम पढ़ा लिखा आदमी स्किल्डफुल नहीं हो सकता, ठीक है। इनकी कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएं आपको। यहाँ देखिए, शक्ल देखिए एक बार इसकी, कमाने लायक है, बट फिर भी क्या सोच रहा है कि ABCD सीखो और आगे निकलो। एम्प्लॉयज़ विलिंग टू पे मोर फॉर डिग्रीज़, ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा डिग्रीज़ पे वो पैसे लगाएंगे, जितने ज़्यादा सिग्नल्स उन्हें मिलेंगे, उनकी जो एबिलिटी है उतनी ही बढ़ेगी और वो उतने ही सुपीरियर होते चले जाएंगे। ये देखिए हमारे सिग्नल्स, मार्केट सिग्नल आते हैं, ठीक है। इधर से देखिए चारों तरफ से, तो ये सिग्नलिंग थ्योरी का एक कार्टून है। ये कार्टून है आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। देखिए ये गिरने वाला है, डिग्रीज़ इसके पास बहुत हैं, नॉलेज है, बहुत ऊपर तक भी पहुंच गया है, हाई लेवल पे पहुंच गया है, सबसे ऊपर बैठा है, बट अब ये गिरने वाला है, इसके पास स्किल ही नहीं है। ये बचने की बजाय ये नीचे देख रहा है कि किस तरह से क्या करूं, अब तो गिरूंगा। इसके पास कॉम्पिटेंसीज़ नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि ये अपने आप को बचा सके।
तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या कहती है, एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड। ये बात ध्यान रखना, वो ये नहीं कहते हैं कि एजुकेशन नहीं हो, सिर्फ स्किल्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, नहीं, वो कहते हैं एजुकेशन ही इस तरह से दी जाए कि एजुकेशन के थ्रू बच्चों में एबिलिटीज़ और कॉम्पिटेंसीज़ को, उनके पोटेंशियल को बाहर लेकर आया जा सके ताकि वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। ठीक है, here you can see लर्निंग मैनेजमेंट ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या कहती है कि क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन। जबकि हमारी सिग्नलिंग थ्योरी की किसकी बात करती है, सिर्फ सिग्नल्स की, सिर्फ डिग्रीज की। ठीक है, सिर्फ क्या करती है वो, स्टैंडर्ड की, कि इतनी डिग्री है तो इसको हाई वेजेस दो, बहुत बड़ा आदमी है, इतना पढ़ के आया है। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात करती है। यहाँ देखिए, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बंदे को नॉलेज तो होनी चाहिए, उसमें एबिलिटीज़ भी हों, उसमें स्किल्स भी हो, ट्रेनिंग दी जाए, उसको जज किया जाए, विजडम, उसकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें, और उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद ही वो क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर बात करते हैं लिबरलाइजेशन, कंजर्वेटिव, क्रिटिकल। एक लाइन में आपको बात बताती हूँ, पर्सपेक्टिव से ये पॉलिटिक्स के हमारी एजुकेशन में। अब लिबरल होना, फ्री होना, हर एक इंडिविजुअल की सुनना, तो ये जो हमारी अप्रोच है, पर्सपेक्टिव है, तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो ये उनको एक्सेप्ट करता है। ये रिस्ट्रिक्शंस को क्या करता है, क्रॉस करता है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास माइंड है, वो फ्री है, उसको थॉट्स की, स्पीच की सब फ्रीडम है, तो वो रीज़न लगा सकता है, वो लॉजिक लगा सकता है कि उसको चेंज को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो अपने लिए गलत नहीं करेगा। तो ये क्या कहते हैं, लिबरल जो पर्सपेक्टिव है पॉलिटिक्स का, ये कहता है कि इक्वल राइट्स है सबके पास, सब चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस को ये क्या करते हैं, मना करते हैं। जैसे अब हम लोग हैं, हम चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो कौन से होते हैं, वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, जो कि चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अब जैसे बहुत सारे घरों में, आई डोंट नो अब भी ऐसा कोई घर बचा हुआ है या नहीं, कि लड़कियों को निक्कर पहन के बाहर नहीं जाने देते, जीन्स पहन के बाहर नहीं जाने देते, वही गलत है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही क्या है, वो कंजर्वेटिव माइंड है उनका, वो कंजर्व करके बैठे हैं उनको वहीं पे उन चीज़ों को। ठीक है, तो वो अपने जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, तो उनको क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ये एक्सेप्टेंसी कम होती है इनमें। और यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में तो बात भी नहीं करनी है हमें, क्योंकि ये बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। कार्ल मार्क्स की थ्योरी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो क्लास स्ट्रगल की जो बात करती है, क्लास में स्ट्रगल होता है। हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूँगी, यहाँ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में कार्ल मार्क्स की कन्फ्लिक्ट थ्योरी को क्यों लिया गया है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है और जो पॉलिटिकल जो हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, या जो बिहेवियर होता है, जो चेंज होता है, वो किस तरह से होता है, अगर हम क्लास स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए हम ध्यान देंगे, अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों को अकॉर्डिंग टू द स्ट्रगल, अकॉर्डिंग टू द कन्फ्लिक्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लास डिविजिबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मैनेज करते हुए अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, और भी बेटर अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन को वाइड किया जा सकता है और ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज अप्रोच ही आती है अंडरस्टैंडिंग की पॉलिटिक्स को किस तरह से समझें। अब पॉलिटिक्स क्या होता है भाई, पॉलिटिक्स एक आर्ट है कि किस तरह से एक जो हमारी जो स्टेट है उसको चलाया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही, पॉलिटिक्स क्या है, गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट बनती कैसे है, पॉलिटिक्स से है। पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को हम अलग नहीं कह सकते। तो इसकी बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ हैं, कुछ हमारी मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं।
तो हम मॉडर्न अप्रोचेज़ की अगर बात करें तो बिहेवियरलिज्म जो बहुत ही लेटेस्ट है, इसमें मॉडर्न अप्रोच में आप सबको पता है बिहेवियर के बारे में बात की जाती है कि किस तरह से बिहेवियर को समझा जाए पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने जो 4 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं इसकी। रेगुलरिटी की जब बात की जाती है, रेगुलरिटी की जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो यूनिफॉर्मिटी होती है बहुत सारे पॉलिटिकल बिहेवियर में, आपने बहुत बार देखा होगा अगर सिचुएशन सेम है, चाहे लीडर अलग हो, पॉलिटिकल लीडर अलग हो, सेम बात बोलेंगे बिल्कुल। उनकी जो सिचुएशन है अगर वो सिमिलर है तो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, चाहे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच, बट फिर भी जो पॉलिटिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर सिचुएशन सेम है तो वो दूसरा बंदा भी उस तरह से ही रिएक्ट करेगा जैसे पहले किया था। तो जो रिसर्चर होते हैं वो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, पीछे की सिचुएशन को देखते हुए उसकी रेगुलरिटी के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर जो पॉलिटिकल फिनोमिना होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है वेरिफिकेशन की जब बात करते हैं तो वेरिफिकेशन में किस चीज़ की बात की जाती है, यानी कि वैलिडिटी की। यहाँ पर जो बिहेवियर होता है वो सब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और ना सब ग्रांट कर पाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वेरीफाइड होता है वही साइंटिफिक माना जाता है, क्योंकि जिस कुछ चीज़ों को हम वेरीफाई नहीं कर सकते उसको क्या कहा जाता है कि वो साइंटिफिक नहीं है। तो वैलिडिटी होनी चाहिए, तो इनके अकॉर्डिंग जो भी थ्योरी होगी, जो भी स्टेटमेंट होगी वो क्या होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बाद जब बात करते हैं टेक्निक्स की तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, कंपेरेटिव डाटा होता है, ये इनका एक टूल्स और मेथड्स अच्छे से सिलेक्ट करने चाहिए जिस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो पॉलिटिकल जो फिनोमिना है उसको जान सके, उसको समझ सके। देखिए दोबारा से देखिए, हम यहाँ बात किस चीज़ की कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की समझ की, किस तरह से पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़। अब यह वैल्यूज़ का मतलब ये है कि क्या कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना हमारे रिसर्च के, हम किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे या पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल सिचुएशन पे, तो इस ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, जो रिसर्च है उस वो वैल्यू फ्री होना चाहिए। जो फैक्ट है, रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं उनको और वैल्यूज़ को अलग रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बात कही जाती है यहाँ। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम की तरह काम होता है, एक इनपुट डाला जाएगा, अब जो है जनता की डिमांड क्या है, किस तरह से किस चीज़ को जनता सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है किस चीज़ का, उसके बेसिस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू क्या होता है, आउटपुट मिलता है, यानी कि पॉलिसीज़ बनती है या कोई भी डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बात होती है रैशनल चॉइस की। ये होती है इंडिविजुअलिटी पे, अपनी चॉइस पे, अपनी मर्जी पे बेस्ड होती है, क्योंकि जहाँ बात आ गई रैशनलिटी की तो ये बहुत ही रैशनल होती है। तर्क लगा सकते हैं, लॉजिक लगाते हैं लोग यहाँ, और तरीके से सोशल, इकोनॉमिक, इंडिविजुअल, तीनों तरीके की होती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। चॉइस थ्योरी भी बोला जाता है इसे, रैशनल एक्शन थ्योरी भी बोला जाता है और रैशनल चॉइस थ्योरी भी बोला जाता है इसे। और ये 2 एजम्पशन पे बेस्ड है, जो है कंप्लीटेडनेस और ट्रांजिटिविटी। ठीक है, इन 2 जो है प्रिंसिपल्स पे, 2 एजम्पशंस पे ये थ्योरी बेस्ड है रैशनलिटी। जब रैशनलिटी का मतलब ही आप समझ गए हैं कि तर्क लगाना, तर्क संगत करना, लॉजिक्स लगाना। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी में, जैसे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे डिसीजंस को, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, फिर उस क्राइटेरिया को वेटेज दी जाएगी, उसके बाद जनरलाइज किया जाएगा जो वैलिड ऑल्टरनेटिव्स होंगे। ठीक है, उसके बाद रेट किया जाएगा हर ऑल्टरनेटिव को, हर क्राइटेरिया में रख के देखा जाएगा कि वो क्या ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव है तो क्या इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो फिट है या नहीं है, फिर उनको रेटिंग किया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ ऑप्टिमल डिसीजन, और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, यानी कि कंप्लीट फुल ऑफ लॉजिक लगाया जाता है, तरीके से सब चीज़ों को चेक किया जाता है। हेयर यू कैन सी बिहेवियरलिज्म, the definition and the picture. होप आपको सेकंड यूनिट बहुत अच्छे से रिवाइज हो गई है। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो डोंट बी पैनिक, क्योंकि अब हमारे पास बहुत टाइम है, वी हैव इनफ टाइम फॉर रिवीजन। और डेट के बारे में नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम डेट कब है, क्योंकि अभी तो
ट्वेल्थ को क्या है, धनतेरस है। अगर अच्छी बात है धनतेरस वाले दिन एग्ज़ाम होता है तो एजुकेशन वाले बच्चे धनतेरस वाले दिन एग्ज़ाम देंगे। इवन ज्योग्राफी वाले बच्चों का भी उसी दिन है। तो जिस तरह से अब छठ पूजा, बहुत सारे लोगों में ये था कि दुर्गा पूजा होती है तो पेपर को पोस्टपोन कर दिया, तो मे भी धनतेरस को भी बहुत से लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते होंगे। तो बट फिर भी आपको ये नहीं सोचना है एग्ज़ाम कब होगा या कब नहीं होगा। अब माइंड से निकाल दें कि एग्ज़ाम होना भी है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए कि हमें प्रिपेयर करना है, हमें सब आता हो, हमें 10 की 10 यूनिट आती हूँ। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले 10 यूनिट्स को अच्छे से ऐसे ही रिवाइज करेंगे शॉर्ट में, और रिवीजन के बाद हम क्या करेंगे, PYQs के अकॉर्डिंग उनको एनालाइज करते हुए हम ये देखेंगे कि बार बार जो रिपीटेडली जो हर साल क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जैसे एक्टिव अवॉइडेंस वाले क्वेश्चंस हैं, पुरुषा प्रकृति का जो सीक्वेंस है, और बहुत सारे अदर क्वेश्चन जैसे रिसर्च से आते हैं, तो जो रिपीटेडली आते हैं, एक जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनके बेसिस पे, तो टाइप्स पे उन पे क्वेश्चंस आते हैं, MCQ आते हैं बहुत सारे। तो उनको एक एक वीडियो में क्या करेंगे, अच्छे से उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे अलग से। पहले रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से कवर अप कर सकते हैं कंप्लीट सिलेबस को। और कल करेंगे मेरी फेवरेट यूनिट साइकोलॉजी। बहुत अच्छे तरीके से साइकोलॉजी को क्लियर करते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन देते हुए पूरी 4 पार्ट्स को रिवाइज करेंगे। होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा एंड यू एंजॉइंग विद मी, आपको लर्निंग में मज़ा आ रहा है मेरे साथ। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ साइकोलॉजी के। बाय बाय।